रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी माता पिता नहीं होगा जो अपने बेटे की कामयाबी से, उसकी सक्सेस से जले। लेकिन दोस्तों, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बेटा हो या फिर बेटी वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन दोस्तों, कई कहानियाँ मैंने आप लोगों को ऐसी सुनाई हैं कि जिसमें जो माता पिता होते हैं ये लोगों की बातों की वजह से कभी कभी अपनी बच्ची के साथ में, उसकी सक्सेस के साथ में कुछ ऐसा कर देते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। एक बेटी जो देश का नाम रोशन कर रही थी, एक बेटी जो ख़ानदान का नाम रोशन कर रही थी, एक बेटी जो माँ और पिता दोनों का नाम रोशन कर रही थी। लेकिन महज लोगों की बातों में आकर एक पिता अपनी बेटी के साथ में ऐसा घिनौना कृत्य कर देता है कि जिसको जब आप लोग सुनेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आप लोगों को लगेगा कि आखिरकार इस बच्चे की गलती क्या थी। इस बच्चे की गलती इतनी थी कि ये अपने सपनों में आगे बढ़ना चाहती थी। ये बच्ची की इतनी गलती थी कि उसके पंख नहीं थे, वो फिर भी वो उड़ना चाहती थी। दोस्तों, ये पूरी कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी और आज के समाज की सोच को भी उजागर करेगी। तो ये कहानी से आप लोग को एक बहुत बड़ा मैसेज भी मिलेगा। वो मैसेज भी मैं वीडियो के अंत में दोस्तों आप लोग को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है कल के दिन से, यानी इसी गुरुवार से। हरियाणा में एक जगह लगती है गुरुग्राम, और इसी गुरुग्राम में सेक्टर 57 में एक गांव आता है वजीराबाद गांव। और इसी वजीराबाद गांव में एक परिवार रहा करता है। 2 मंजिला मकान है। पहले वाली मंजिल पर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर दीपक, उनकी पत्नी मंजू और उनकी एक 25 साल की बेटी राधिका यादव रहा करती थी। नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर कुलदीप जो थे, इस दीपक के भाई, वो अपनी फैमिली के साथ में रहा करते थे। दोस्तों, इसी गुरुवार यानी कल के दिन सुबह के तकरीबन 7 से 8 बजे के आसपास का समय था। अचानक से इस घर से गोलियों की ताड़-ताड़ की आवाज़ आती है। अब जैसे ही गोलियों की ताड़-ताड़ की आवाज़ आती है तो जो नीचे कुलदीप होता है वो फर्स्ट फ्लोर पर भागता है, क्योंकि जो आवाज़ आई थी ये फर्स्ट फ्लोर से ही आई थी। अब कुलदीप बाहर ऊपर भागता है। ऊपर जैसे ही ये भागता है तो कुलदीप के पीछे पीछे उसका बेटा भी भागता है। लेकिन ऊपर का जाने के बाद में जो कुलदीप दृश्य देखता है, इस बात का अंदाज़ा कुलदीप को नहीं था कि इस घर के अंदर ऐसा कुछ हुआ होगा। दरअसल कुलदीप की जो भतीजी राधिका यादव थी, जिसकी उम्र महज अभी 25 साल के आसपास थी, वो किचन में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। कुलदीप कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो अपनी बेटे की सहायता से राधिका को उठाता है और उठाने के बाद में सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो इलाज के दौरान ही ये पुष्टि कर देते हैं कि राधिका की मौत हो चुकी है। दोस्तों, मामला पुलिस में पहुंचता है। पुलिस आती है और दीपक को दीपक के घर से ही अरेस्ट कर लिया जाता है। दीपक को अरेस्ट किया गया था। कुलदीप ने इस बारे में पुलिस को बताया कि जो दीपक है, दीपक ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से अपनी बेटी की पीठ पर तकरीबन 5 गोलियां मारी। 1 गोली कंधे पर लगी थी, 1 फायर मिस हुआ था और 3 गोलियां उसकी पीठ पर जा लगी थी, जिसकी वजह से मौके पर ही इस राधिका यादव की मौत हो गई। कुलदीप बताता है कि मेरा जो भाई है वो वहीं पर बैठा रहा, कहीं भागा नहीं। और जो मोहल्ले के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्होंने ये भी बताया कि जब दीपक ने अपनी बेटी की हत्या की तो उसके बाद में वो खिड़की खोलकर, दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया, मैंने अपनी बेटी को मार दिया। लेकिन दोस्तों, पुलिस ये जानना चाह रही थी कि आखिरकार दीपक ने राधिका को क्यों मारा और राधिका ऐसा क्या करती थी कि जिसकी वजह से दीपक को ये कदम उठाना पड़ा। जब पुलिस इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है दोस्तों, तो पुलिस भी हक्की बक्की रह जाती है। दरअसल जो राधिका थी ये कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि राधिका एक टेनिस प्लेयर थी। और टेनिस प्लेयर भी ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी और उसने भारत के लिए कई सारे पदक भी जीत रखे थे। दोस्तों, जब इस बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पता करती है, तो पता चलता है कि राधिका ने कई नेशनल और इंटरनेशनल जो खेल के प्रोग्राम होते हैं, जो खेल के आयोजन रहते हैं, उसमें हिस्सा ले रखा है, जिसमें उसने कई सारे पदक जीत रखे हैं। लेकिन दोस्तों, राधिका अपने खेल में आगे बढ़ती रहती है। राधिका जो थी वो बहुत ही मेहनती लड़की थी। साल 2000 में, यानी इसका जन्म हुआ था 23 मार्च साल 2000 को, और साल 2000 को जब इसका जन्म हुआ तो उसके बाद में इसने अपनी पढ़ाई चालू की और साल 2018 में इसने कॉमर्स से इसने 12th किया था और स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से इसने 10th पास किया था।
ट्वेल्थ करने के बाद में साल 2018 से इसने टेनिस की शुरुआत की। टेनिस में बहुत ज़्यादा इसे खेलने की आदत थी, ये अच्छा खेलना भी जानती थी, इसलिए परिवार का भी सपोर्ट रहता था। दीपक भी कहते थे कि बेटा कोई बात नहीं, अपने सपनों में आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में जो राधिका यादव थी ये टेनिस खेलना शुरू कर देती है, लेकिन दोस्तों टेनिस की ये बेहतरीन खिलाड़ी बनती है। लेकिन दोस्तों राधिका जब टेनिस के कैरियर में आगे बढ़ रही थी तो परिवार को भी राधिका के ऊपर गर्व था, बाकी के तमाम रिश्तेदार भी राधिका के ऊपर गर्व करते थे। और पिता जो हैं वो कहते हैं पुलिस से कि मुझे भी राधिका के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व था। लेकिन इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार ये जो पिता अपनी बेटी के ऊपर गर्व कर रहा था वही पिता अपनी बेटी के खून का प्यासा हो जाता है। दरअसल राधिका जब इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जब टेनिस खेलना शुरू करती है तो इसी बीच में एक दिन ऐसा आता है कि राधिका के कंधे पर चोट लग जाती है। और राधिका के जब कंधे पर चोट लगती है तो ये अपना इलाज कराती है। इलाज के दौरान जो दर्द था, जो तकलीफ थी, उसमें तो उसे राहत मिलती है, लेकिन राधिका इस दौरान अपना टेनिस खेलना बंद कर देती है। अब राधिका जब टेनिस खेलना बंद करती है तो परिवार में इस चीज़ को लेकर डिस्कस भी होता है कि राधिका अब क्या करोगी। तो राधिका कहती है दरअसल मैं एक ऐसा यूनिवर्सिटी टाइप मैं एक ऐसी एकेडमी टाइप खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं लड़कियों को और बच्चों को टेनिस सिखा सकूं। अब जैसे ही ये बात अपने पिता दीपक के सामने कहती है तो ये भी कहते हैं कि इसके लिए अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत होगी। तो दीपक कहते हैं कि बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़े तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, मैं तुम्हें वो पैसे मुहैया कराऊंगा। अब राधिका कहती है कि जितने भी पैसे इसमें लगेंगे पिता मैं आपको बताऊँगी। और उसके बाद में ये जो दीपक था अपनी बेटी को तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये की फंडिंग करता है। और उसके बाद में जब ये 1.25 करोड़ रुपये अपनी बेटी को देता है तो उसके बाद में जो राधिका यादव थी वो अपनी उस एकेडमी को खोलती है, डेली वहाँ पर जाती है। और राधिका की जो एकेडमी थी ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती है, क्योंकि राधिका इतनी अच्छी प्लेयर थी इसलिए राधिका की उस एकेडमी के अंदर बहुत सारे बच्चे टेनिस खेलने के लिए जाते हैं, टेनिस सीखने के लिए जाते हैं। राधिका की एकेडमी चल पड़ी थी। उसके बाद में राधिका के पिता बताते हैं कि मैं जब कभी भी बाहर जाता था तो मुझे तानों का सामना करना पड़ता था। हालांकि मेरी बेटी अच्छा काम कर रही थी, सब कुछ बढ़िया था, मुझे तानों का सामना करना पड़ता था। जब भी मैं दूध लेने के लिए बाहर जाता था तो लोग मुझसे कहते कि तेरी बेटी तो अच्छा काम कर रही है, वो अच्छा पैसा कमा रही है और तेरे भी मज़े हैं, तू अपनी बेटी का पैसा खा भी रहा है। ये चीज़ें ये दीपक बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती थी, इसलिए कई बार मैंने अपनी बेटी से इस बारे में बात की कि बेटा एकेडमी बंद कर दो। लेकिन जो राधिका होती है वो एकेडमी बंद करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि पिताजी तुम लोगों की बातों में आकर आखिर ये किस तरीके की बातें कर रहे हो, लोगों का काम है, लोग तो कहते ही रहेंगे, मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं एक एकेडमी चला रही हूँ जहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे आगे निकलेंगे जो देश का नाम भी रोशन करेंगे, तो ये एक अच्छा काम है, कोई गलत काम नहीं है। ना मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिससे परिवार को शर्मिंदगी महसूस हो, जिससे परिवार को कुछ झुकना महसूस हो। लेकिन राधिका के पिता दीपक किसी भी हाल में इस एकेडमी को चलने नहीं देना चाहते थे। ऐसा क्या हुआ था कि अब से 1 से 1.5 महीने पहले उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए अपनी बेटी को दिए थे और 1 से 1.5 महीने के बाद ही वो अपनी बेटी को उस एकेडमी को बंद करने की बात कह रहे थे। राधिका के पिता दीपक कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि हमारा परिवार संपन्न परिवार है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लिहाजा तुम अगर एकेडमी बंद कर दोगी तब भी हमारे परिवार पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन राधिका जो थी वो इस एकेडमी को बंद करने से इनकार कर देती है और जो दीपक थे लोगों के तानों से ऊब चुके थे। उसके बाद में इसी गुरुवार यानी कल के दिन राधिका सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही होती है। उसी समय दीपक जो है वो राधिका से कहते हैं कि बेटा तुम आज एकेडमी नहीं जाओगे, क्योंकि आज के बाद से तुम एकेडमी बंद कर देना। लेकिन राधिका इनकार कर देती है, कहती है कि पिता आप लोगों की बातों में क्यों आ रहे हो, लोगों का काम है, उनको कहने दीजिए, मैं जो कर रही हूँ वो मेरा काम है, आप जो कर रहे हैं वो आपका काम है। लेकिन इसी बीच में दीपक आग बबूला हो जाता है और उसके बाद में ये अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 5 फायर जो है वो राधिका की तरफ करता है। राधिका हालांकि भागने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से 1 गोली उसके कंधे पर लगती है और 3 गोली उसकी पीठ में लगती है और 1 फायर मिस हो जाता है। जब गोलियों की आवाज़ दीपक के भाई कुलदीप सुनते हैं वो भागते हैं। उसके बाद में राधिका को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो राधिका को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक लड़की जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे पदक जीत चुकी है, देश का नाम रोशन कर चुकी है, उसमें लगभग 600 के आसपास उसकी रैंकिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो पिता हैं जो इतने बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी उनकी सोच है, आजकल का ज़माना भी कितना ज़्यादा मॉडर्न ज़माना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों के तानों में आ जाते हैं। दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है कि लोगों का काम है कहना, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर ये भी हम सोचें तो फिर वाकई लोग क्या कहेंगे।
यानी लोगों के कहने को क्या है, लोग तो कहते ही रहेंगे। इंसान को कभी भी अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में लोगों के कहे पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर दीपक ने अपनी इकलौती बेटी राधिका यादव, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, बेहद ही चंचल, बेहद ही सुशील, उस लड़की को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज है दोस्तों। मैसेज ये है कि हमारे बच्चे जब हमारा नाम रोशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों की बातों में आ जाते हैं दोस्तों। बेटा हो या फिर बेटी, लोग ये समझते हैं कि बेटियां नाम नीचे करती हैं, बेटे भी नाम नीचे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की बेटी किसी के साथ चली जाती है तो पिता का नाम नीचा हो जाता है, लेकिन वही जो बेटा किसी की लड़की को लेके आता है तो क्या उस पिता का नाम नीचा नहीं होता? बिल्कुल होता है दोस्तों। तो बेटे भी नाम नीचा करते हैं, बेटियां भी नाम नीचा करती हैं। इसलिए बेटे और बेटियों में कभी भी फ़र्क नहीं समझना चाहिए। अगर यहाँ पर जो राधिका के पिता हैं उन्होंने ये सोचा होता है कि उनकी ये बेटी नहीं बल्कि बेटा ही है जो काम कर रही है, करने देते हैं। अगर इस जगह पर उनका बेटा ये काम कर रहा होता तो क्या दीपक इस तरीके से मना करते? नहीं। लेकिन लोगों की बहकावे में आकर उन्होंने इस तरीके का कदम उठा लिया। बहरहाल पुलिस इस मामले में और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हत्या के पीछे महज यही बात है या फिर कुछ और भी बात है। हालांकि इसमें पहले ये भी आया था कि रील्स बनाने को लेकर नाराज़ है, लेकिन पुलिस ने इसको सिरे से नकार दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग जो भी कहें इस पूरी घटना के बारे में बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स हैं इसमें विवेक राजेंद्र पांडे लिखते हैं, मैं मुंबई में हूँ और ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाइक चलाते समय रोज़ आपको सुनता हूँ, मगर अब नहीं सुनता और सुनना भी नहीं है। तो विवेक जी, ऐसी क्या गलती हुई, ऐसी क्या मिस्टेक हुई कि आप हमें सुनना नहीं चाहते, इतने ज़्यादा नाराज़ हैं? अगर कुछ बात है तो हमें बताएं। देव कुमार जी हैं जो हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया आपका। अली रोशन लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो अली रोशन जी शुक्रिया। आशीष जी हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी है, कीप इट अप, तो आशीष जी शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, थैंक यू, तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया आपका। धीरज सिंह लिखते हैं आज की कहानी बहुत अच्छी लगी भैया, जय श्री राम भैया, तो धीरज सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं बहुत बढ़िया है भाई, दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान कमेंट करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, मंसूरी भाईजान आगे हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है, दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मिनी ब्लॉग हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आज की कहानी बहुत ही डेंजरस है, तो मिनी ब्लॉग जी आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मनदीप वर्मा है लिखते हैं नमस्ते सर जी, गुड जॉब सर जी। प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनते हैं, मनदीप वर्मा की पत्नी है ये, शुक्रिया आपका। कटवा प्रदीप जी जो बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी आज की कहानी थोड़ा हटके है, मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में मेहर याना है लिखते हैं ये नाइस स्टोरी, मैं नरेश फ्रॉम हरियाणा, तो नरेश जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में हाई एक्स जेड करके आईडी है और ये लिखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सुनाई है आपने, मगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शाबिज़ मलिक जी की आपकी कहानी शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है, जब मूड बनता है पूरा धीरे धीरे तब तक कहानी ख़त्म हो चुकी होती है। हम कुवैत से आपकी कहानी सुनता हूँ, काम में बिज़ी था इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहा था सर। तो जी शुक्रिया आपका, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको और ज़्यादा लेंथी स्टोरी सुनाऊं। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, शुक्रिया मेरे भाई। सन्नी पाशा हैं लिखते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर खादमपुरा हत्याकांड सुनाए भाई, जी मैं कोशिश करूंगा। सुल्त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुल्त्यागी शानाबुल शहर से सुनते हैं, शुक्रिया आपका। स्टोरी टॉस करके लिखते हैं हेलो सर, आपकी स्टोरी डेली देखता हूं और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्राकर ट्रू क्राइम, उन्होंने ही आपको बताया था अपनी एक वीडियो में एंड आई लाइक इट नाउ सर, क्या आप बता सकते हैं कि वो वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं? और स्टोरीज़ आर आल्सो गुड एज ऑफ योर्स, आप तो उनके दोस्त हो और आपको तो पता होगा कि क्या हुआ है, प्लीज़ टेल अस। तो इनका नाम तो आपने लिखा नहीं, स्टोरी टॉस करके है। तो भाई प्राखर ठाकुर के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मैंने उनसे बात की थी और मैंने उनसे बोला था कि आप मेरे चैनल पे लाइव आकर एक बार बता दें अपने व्यूअर्स को। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि महज 25 दिन ही बचे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शो चालू किए थे जिसमें उन्होंने सवाल पूछे थे कि जवाब कौन देगा। जो शो उन्होंने चालू किया था उसमें जैसे ही उन्होंने सवाल पूछना चालू किए तो आप समझ सकते हैं उसके बाद में उनके चैनल पर स्ट्राइक आया। तो 2 स्ट्राइक उनके चैनल पे आए, इसलिए उन्होंने वीडियो डालना छोड़ दिया, क्योंकि 3 स्ट्राइक के बाद में चैनल एकदम से टर्मिनेट हो जाता है। तो उसके बाद में उन्होंने वीडियो डालना बंद कर रखा है और अभी उनके इस चैनल पर वीडियो डालने में अभी 26 दिन का समय बचा हुआ है। तो 26 दिन आप वेट करिए, उसके बाद उनके दोनों चैनल की जो स्ट्राइक है वो एक्सपायर हो जाएंगी और उसके बाद वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। और आप सभी के प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत उन्हें भी है। उसके बाद में देव कुमार जी लिखते हैं आपकी स्टोरी क्राइम कम हो सकता है और शिक्षा मिलती है, शुक्रिया भाई। उसके बाद में ट्रैवल्स फेरे हैं लिखते हैं आप अगली कहानी शर्माते हुए सुना, तो शर्माते हुए कैसे सुना सकता हूँ, मैं ऐसे सुनाऊँगा, मैं हूँ आप सभी का अपना। ये क्या बात हुई यार।
उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, लोगों को कहाँ से दिमाग आता है इंसान कत्ल करके सोफ़ा फर्नीचर बनाना। और उसके बाद में शावर मंत्र वाली बुक, उसके बाद में अगला जो कमेंट दिनेश कुमार जी है। तो भाई ये सब आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। और दोस्तों आज की कोई क्राइम कहानी नहीं थी, आज की कहानी महज एक एक्सीडेंट बेस थी, तो मैंने उस न्यूज़ को आप लोगों तक पहुँचाया है। बाकी जो क्राइम कहानियाँ होती हैं वो तो मैं 20 मिनट के आसपास ही बनाता हूँ। बाकी दोस्तों आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट हमेशा रहेगा, तो इस चैनल पर क्राइम स्टोरीज़ लगातार ऐसे ही आती रहेंगी। बाकी दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।